नमस्कार। मून टीवी के पॉडकास्ट शो दिल से में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम जनाब 70 के दशक की, जब गुदड़ी मंसूर खां आगरा की तंग गलियों से एक बालक अपने पिता की उंगली पकड़कर संघ की शाखाओं में दिन प्रतिदिन जाया करता था। वो बाल स्वयंसेवक अपनी किशोरावस्था तक आते आते भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी हुआ और 27 वर्ष की आयु में वो शहर की संसद का सदस्य बना और आज देश की संसद का सदस्य है। जी हाँ जनाब, आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से रूबरू करा रहे हैं जो अपने लक्ष्य और सपनों का निरंतर पीछा करता रहा है और सिर्फ पीछा ही नहीं किया है, उसको हासिल भी किया है। आगरा के पूर्व मेयर रहे और इस समय वर्तमान में सांसद राज्यसभा सदस्य नवीन जैन साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बाल स्वयं सेवक से लेकर सांसद तक का आपका सफर रहा। बीच में आप 1989 में आप पार्षद हुए, 1995 में दूसरी बार पार्षद हुए, नगर प्रमुख हुए, फिर आपको 2017 में आप महापौर हुए और अब राज्यसभा सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं। सबसे ज्यादा संतोष, अनुभव, आनंद आपको किस रूप में मिला है? देखिए, प्रारंभ से ही मेरे मन में था कि समाज सेवा करने का मुझे आनंद आता था। लोगों की मैं मदद कर सकूं, ये मुझे अच्छा लगता था, मुझे संतुष्टि भी होती थी। तो बचपन में सुना करता था अपने पिताजी के, अपने ताऊजी के श्रीमुख से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, उसकी देशभक्ति के निर्णयों के बारे में, देशभक्ति के जो काम संघ के द्वारा होते थे उसके बारे में, सामाजिक कार्य होते थे उसके बारे में। तो अपने पिताजी और ताऊजी की उंगली पकड़ के मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू किया और मैं इतना मच गया, मुझे इतना आनंद आने लगा। वहां पर हम लोग बचपन थे और उस उम्र में खेलकूद भी होते थे, वहाँ बड़े कबड्डी होते थे, अनेक प्रकार के होते थे, गेम्स वगैरह होते थे। तो लगातार शाखा जाना, स्वयंसेवक के रूप में काम करना। फिर 1978 में बाढ़ आई आगरा में। तो जब बाढ़ आई आगरा में तो बेलनगंज पथवारी तक, कचहरी घाट के साथ दरेसी वगैरह में सारा पानी आ गया और लोगों को घर खाली करने के लिए चेतावनी दी गई और उनको घर खाली कराए गए। तो मैं अपनी शाखा का मुख्य शिक्षक था उस समय। तो हमारे पास संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उनका आदेश आया कि भाई सभी स्वयंसेवकों को इस बाढ़ राहत में अपना योगदान देना है, अपने अपने स्तर पर देना है। तो हम लोग निकले, अपना गणवेश पहन के निकले, डंडा हाथ में लेके, नेकर पहन के और टोपी लगा के संघ की। और हम लोगों ने बेलंगंज में जाके काम किया, कचहरी घाट क्षेत्र में काम किया। लोगों को घरों से सामान निकालना उस वक्त पर बड़ा चैलेंज था। चलिए, मान लिया सेवा भाव ने आपको संघ का स्वयं सेवक बनने को प्रेरित किया, लेकिन उसके बाद राजनीति में आना वो क्या एक अकस्मात रहा या आपने सोचा हुआ था कि भविष्य में मुझे राजनीति में ही सक्रिय रहना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मेरे बाबूजी जो है जनसंघ से पार्षद निर्वाचित हुए थे। पहली नगर निगम नगर महापालिका होती थी उस जमाने में, तो पहली नगर महापालिका के पार्षद निर्वाचित हुए थे। तो होश संभालते ही राजनीतिक क्षेत्र की चर्चाएं और सेवा का कार्य मैं बचपन से ही देखा करता था। तो मेरे मन में भावना थी कि मैं दूसरों के काम आऊं, जन सेवा का काम करूं। तो मुझे लगा कि राजनीति एक अच्छा माध्यम हो सकता है और बचपन से संस्कार, पारिवारिक संस्कार राजनीति के मेरे पास थे ही। तो वो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का इस नाते से चयन किया कि यही सब, क्योंकि जो उद्देश्य थे भारतीय जनता पार्टी के और वो बहुत अच्छे थे कि भाई हिंदुत्व के काम करना है। तो बहुत बचपन में ही, छोटी सी अवस्था में ही वार्ड का अध्यक्ष में 1980 में बन गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो मैं अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो इकाई थी उसका मैं वार्ड का अध्यक्ष बना और काम करा। लगातार काम करते करते 89 में जब पहला 17-18 वर्ष के बाद नगर निगम के जब चुनाव हुए
तो मेरी इच्छा हुई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझे पार्षद का टिकट पार्टी ने दिया। तो ये माना जाए कि हिंदुत्व की विचारधारा ने आपको भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया। अभी आपने कहा कि 1989 में पार्षद का टिकट मिला, 1995 में आपको दोबारा पार्षद का टिकट मिला, आपको डिप्टी मेयर बनाया संगठन ने, फिर आपको नगर प्रमुख का अवसर दिया संगठन ने। तो कौन सी ऐसे टिकट कह लो या संघ की तरफ से आपको दी गई उपहार कह लो कि जब आपको लगा कि भाई अरे मुझे ये अवसर मिल रहा है, कौन, चाहे वो पार्षद का रहा हो, चाहे वो उपनगर प्रमुख का रहा हो या नगर प्रमुख का रहा हो या राज्यसभा सदस्य का, आपको क्या पहले से जानकारी थी कि मुझे ये पद मिलने जा रहा है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। जैसे मान लीजिए इच्छा तो थी, जैसे पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा, जीता, 2 बार लड़ा, मैं जीता। लेकिन पार्षद के चुनाव में भी मैंने अपने क्षेत्र में एक अलग टीम में काम करने के लिए मैं नियमित रूप से जनता से मिलता था, मेरी टीम थी। और डिप्टी मेयर के रूप में भी मैंने अपनी एक कार्य के आधार पर, जो लोग मुझे जानते हैं, डिप्टी मेयर के समय पे मेरा जो कार्यकाल देखा लोगों ने, तब भी मैं एक काम अच्छा करता था। लेकिन इंडिपेंडेंट जब मुझे काम मिला मेयर के रूप में, महापौर के रूप में, जनता ने मुझे निर्वाचित किया और मैंने जब जगह जगह शहर भर में वोट मांगे तो लोगों की गंदगी की बहुत शिकायतें आती थी। कहता कुछ ही चाहिए हमारे यहाँ, गंदगी, कूड़े का ढेर घर के सामने, जो नहीं होना चाहिए, इसमें आप कुछ कर सकते तो करके दिखाना। तो मैं वचन दे के आया जनता को, क्या मुझे मौका दीजिए, मैं शहर को क्लीन आगरा बनाऊंगा और ग्रीन आगरा भी बनाऊंगा। तो ये मेरा एक नारा था। नवीन आगरा भी आया था। नवीन आगरा का नारा जनता की ओर से निकल के आया। मैं आपको राजीव जी उल्लेख करना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि नवीन आगरे का नाम मैंने जोड़ा है या मैंने नारा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग थे, करीब युवाओं की मीटिंग कर रहा था मैं अपने चुनाव में, तो चुनाव में प्राथमिकता होती है। तो मैंने कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं क्लीन आगरा बनाऊंगा, आप मुझे वोट दो, मैं क्लीन आगरा बनाऊंगा। ये कहते हुए मैं अपना नारे दे रहा था लोगों का समर्थन के लिए, या उनसे प्रार्थना कर रहा था हाथ जोड़ के। तभी युवाओं की एक 15-20 युवा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें क्लीन आगरा भी चाहिए, हमें ग्रीन आगरा भी चाहिए, हमें नवीन आगरा भी चाहिए। ये नारा वहां से निकला, ये छावनी विधानसभा की एक मीटिंग की बात है। तो ये नारा लोगों को पसंद आया। ये नारा मेरे चुनाव के जीतने के बाद का नहीं है, ये नारा मेरे चुनाव से पहले का था। तो लोगों में गलतफहमी हुई कि मुझे नारा मैंने कोई चुनाव के जीतने के बाद दिया, नहीं, पहले का था। और मुताबिक नवीन आगरे का मतलब नवीन जैन से नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नवीन आगरे का मतलब था एक नया आगरा हमें बचाना है। अब मेरा नाम ही नवीन है, अब मैं करूं क्या? तो इसलिए और दिशा में हमने काम भी किए, लोगों को वो काम भी हमारे पसंद आए। आप देखिए, सबसे बड़ा काम आगरा के अंदर, मुझे गर्व है, मैंने आगरा के अंदर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू करी। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था कहीं उत्तर प्रदेश में, मैं चुनौती दे रहा हूँ दावे के साथ और बड़े विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ कि जब मैं मेयर बना था, कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था नहीं थी। हमने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था कर दी। तो आपने सबसे, यदि हम बात करें मेयर काल की, तो सबसे बड़ा जो आप अपना कार्य मानते हैं वो रात्रिकालीन व्यवस्था या और भी कोई? और भी का रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था थी। हमने एक ग्रीन आगरा बनाने के लिए दसियों हजार से अधिक वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ, मैं वृक्षारोपण जो आए और वृक्षारोपण करके चले जाए तो उनका सुरक्षित रहना मुश्किल होता है, जानवर आते हैं खराब कर जाते हैं। मैंने टी गार्ड के साथ, और मैंने अपने नगर निगम के माध्यम से ही नहीं, मैं सामाजिक संगठनों को भी प्रेरित करता था कि टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण करिए। मैंने बहुत सारी बैंकों के माध्यम से टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण कराए, सामाजिक संगठनों से टी गार्ड। मैंने बच्चों को आह्वान किया, मैंने अपने जन्मदिन पर, आप देश के लिए काम करो, अपनी समाज के लिए काम करो, अपने शहर के लिए काम करो। आप हजारों रुपया खर्च कर देते हैं जन्मदिन पे, अरे देश के लिए एक वृक्षारोपण का कार्य करो, अपने जन्मदिन पे करो। आपके मांगलिक कार्यक्रम आता है, उसमें वृक्षारोपण का काम करो। घर में बच्चा होता है, घर में शादी होती है, नई बहू आती है, बेटी को विदा करो, उसके हाथ से आप एक वृक्ष अपने घर के सामने लगा के और टी गार्ड के साथ विदा करो, आपकी बेटी जिंदगी भर याद करेगी। ये मैंने नारे दिए थे उस वक्त। मैंने बच्चों को, मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी है, संतोष है इस बात का, मैंने आगरा शहर के अंदर 2 लाख बच्चे जो 9th के और 12th के स्टूडेंट थे, 2 लाख बच्चों को मैंने स्वच्छता की शपथ दिलाई। 5 बच्चे वो बड़े हो गए, बच्चों के अंदर कूट के भरी हुई है स्वच्छता होती क्या है, घर में वो स्वच्छ रहने लगे। मैं एक परिवार में गया और परिवार में जाके मुझसे कहा, भाई साहब अरे आपने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। मैंने, क्या कह रहे हो जी? मैंने कैसे बिगाड़ दिया? अरे वो हमारा छोटा सा बच्चा, वो हमसे कह रहा है मम्मी गंदगी मत करो।
मेयर अंकल ने स्वच्छता की शपथ दिलाई है, आप जो कूड़ा किचन में डालो, कुछ बाहर डालिए, आप डस्टबिन में डालिए। तो उस वक्त पे 2 लाख बच्चों को जो स्वच्छता की शपथ दिलाई थी, वो आज शहर में काफी कुछ बड़े पैमाने पर स्वच्छ शहर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं याद करूंगा कि उनकी प्रेरणा, जो नगर निगमों को चलाने के लिए उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, वो वाकई आज भी मुझे याद आता है, उन्हीं की प्रेरणा से हमने शहर को स्वच्छ बनाने का इस काम किया। उन्होंने एक बात कही थी, जब हमारी प्रधानमंत्री जी की मैं राष्ट्रीय महापौर परिषद का भी अध्यक्ष रहा, तो वर्चुअल एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा देखो, शहर में सभी मेयरों को जाना है, तो अपने कार्यकाल में कोई भी एक काम करे जो आपको जीवन भर आपको भी अच्छा लगे और जनता भी आपको याद करे। हमने महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का काम किया, जैसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, सब कुछ न्यौछावर किया, और सभी जाति धर्म के महापुरुषों को हमने मूर्तियों के रूप में स्थापित किया। हमने रात्रिकालीन सफाई का उल्लेख किया, वृक्षारोपण का मैंने उल्लेख किया। मैंने जो गरीब मोहल्ले थे, जो कच्ची बस्तियां थी, उनकी पक्की सड़क बनाने का हमने काम किया। हमने टैक्स का सरलीकरण करने का काम किया। ऐसा कौन सा कार्य नहीं हो पाया जिसका आपको मलाल रहा? मैं आज सच बताऊं, मन की बात बता रहा हूं मैं आपको, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा मेयर नहीं बन पाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने आगरा की शहर की जनता की सेवा की है, मुझे दोबारा मौका मेयर बनने का मिलेगा। और मेरे दूसरे कार्यकाल की मैंने प्राथमिकता अपनी तय कर रखी थी कि अगर मैं दूसरी बार मेयर बनूंगा, मैं मान के चल रहा था मैं मेयर बनूंगा दूसरी बार, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है, जनता के बीच में रहा हूं। 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं जनता के बीच में रहकर मेहनत करके काम किया है, तो मैं तो कॉन्फिडेंस था। और मैंने सोचा था, एक मेरा मेयर कार्यकाल का 6 महीने का कार्यकाल बचा था, तो मैं जमुना पार एक विधानसभा की में, तो मेरा संपर्क था और मैं एक बस्ती में गया। उस बस्ती में बजने से करीब 9-10 बजे का एक टाइम रहा होगा। तो मैं जब निकल के जा रहा था, संपर्क करने जा रहा था, अधिकारियों की टीम मेरे साथ थी। कच्ची गली थी और उस कच्ची गली में नालियां ठीक नहीं थी, वहां पर थी नहीं नालियां, जो गंदगी थी वो बाहर बह रही थी। और गंदगी बाहर बह रही थी, उसके 10-5 मीटर पे दूरी पे एक हमारे परिवार की बहन जो है रोटी बना रही थी बाहर फुटपाथ पर बैठकर, और उसके सामने बाहर गंदगी बह रही थी। मेरा हृदय बड़ा मैं व्याकुल हो गया और बड़ा द्रवित हुआ मैं, और बड़ा दुखी हुआ कि मेरे शहर में ऐसी भी बस्तियां हैं जहां पे लोग खाना बना रहे हैं, वही लैट्रिन बह रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने ठान लिया था, मेरे पास 6 महीने का समय रह गया था, वो मौका मैंने देखा, और जो पैसा भी खर्च हो चुका था। तो मैंने सोचा अगला वाला जो कार्यकाल होगा, तो अगला कार्यकाल मेरा दलित बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में, जहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, वहां ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का मैं काम करूंगा। ये मेरे मन के अंदर ये भावना थी। हाँ, वो मलाल की बात कर रहे हो, वो मलाल मेरा रह गया। ऐसी बस्तियों में मैं काम नहीं कर पाया और मेरा संकल्प था। लेकिन जब मौका मिलेगा, जब भी मुझे आज भी मुझे मौका मिलता है, ऐसी बस्तियां। अब मैं कब बात करता हूँ स्कूलों की क्या स्थिति चल रही है, सरकारी स्कूलों की क्या बहुत खराब स्थिति है। या गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, छत पे पानी लीकेज कर रहा है, बैठने के लिए उनके पास फर्श भी नहीं है, फर्नीचर नहीं है। और मैंने संकल्प लिया है, और मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से, मैं आगरा जिले की, चाहे शहर की जनता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, कोई मेरा राजनीतिक वो नहीं है, वोट की राजनीति का वो, ऐसे विद्यालय अगर मेरे आगरा जिले के अंदर है कि जहां पर विद्यालयों में बैठने के लिए बेंच नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बोर्ड नहीं है, या छत से पानी टपटपाता है, बाउंड्री वॉल नहीं है विद्यालयों की, उस विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय बनाने की योजना मैं अपनी सांसद निधि से करने के लिए तैयार हूं। आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव दे रहा हूं आगरा जिले की जनता को, ऐसे विद्यालय अगर आपकी नजर में आए हैं, तो चाहे उस विद्यालय में किसी भी जाति के लोग पढ़ते हो, किसी भी धर्म के लोग पढ़ते हो, उन विद्यालयों का माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा जो हमें मिली है, उन प्रेरणा से मैं ऐसे विद्यालयों का जीर्ण शीर्ण विद्यालय पढ़े हैं, उनको स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट फर्नीचर मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं प्रस्ताव आमंत्रित करता हूं, मुझे प्रस्ताव दे, मैं काम करूंगा। ये तो बात रही आपके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की। अब आपके निजी जीवन पे आए, आप एक ऐसी कंपनी के प्रमोटर रहे हैं जो आज करोड़ों का
हजारों करोड़ की कंपनी है, तो वो सफर आपका कैसे रहा, कहाँ से कहाँ तक रहा? देखिए, हमारे पिताजी रेलवे के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और गिट्टी सप्लाई का काम वो करते थे। और जो रेलवे के क्वार्टर होते थे, उनको बनाने का काम हमारे पिताजी क्या करते थे, हमारे ताऊजी करते थे। हमारे पिताजी ताऊजी दोनों बड़े संयुक्त परिवार की हमारा परिवार रहा और बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। तो वो हमने देखा कि वहां से वो काम उनका चलता रहा, फिर चलते थे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर ताऊजी का भी स्वर्गवास हुआ। फिर हम लोग आ गए, हम लोगों की भी छोटे थे, उम्र कम थी हम लोगों की। तो कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, जो विपरीत परिस्थिति आ गई परिवार में। हम लोगों का हमने ऐसा भी समय देखा जब हम पैसों के लिए बहुत परेशान भी हुए थे एक समय पे। लेकिन अपने मेहनत के कारण से, अपने कार्य के आधार पर फिर हमने वही काम शुरू किया, ठेकेदारी का काम। और ठेकेदारी के काम के माध्यम से बड़े भैया हमारे रहे और हमारे भाई, दो भाई और हैं, चारों भाइयों ने मिलकर, छोटे थे दो भाई, तो फिर धीमे धीमे करके वो भी शामिल हुए। तो इस काम में हमें निरंतर सफलता मिलती चली गई और काम को आज जो है वो सब आपके सामने है। कार की गुणवत्ता और ईमानदारी से काम हमने किया, हमारी कंपनी ने किया। कभी हमने, हमारे हाथ की बनाई हुई सड़कें जो एक बार बन जाती है, 15-15 साल तक उस सड़क का कुछ नहीं बिगड़ता। काम की क्वालिटी, आज पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का नाम है, पूरे देश के अंदर नाम है कि पीएनसी कंपनी जो इसका सड़क को बना देती है, वो सड़क 15 साल से पहले टूटने का काम नहीं। हालांकि मैं मेयर बना था 2017 में, जब मैं मेयर बना तो मैंने पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी से मैंने रिजाइन किया, इस्तीफे दिया। मैं डायरेक्टर था, मुझे वेतन मिलता था। और 2017 से लेकर आज 25 हो गया और लगभग करीब 8 वर्ष से ये सब व्यापारिक काम से मैं बिल्कुल अलग, कंपनी के काम से मैं बिल्कुल अलग था। हमने सुना है और कहा भी जाता है कि बीच में, जब जैसा आपने कहा कि कुछ समय ऐसा भी आया था कि जब आपको काफी संकट काटना पड़ा था व्यापार में, उसमें एक कैंटीन भी आप लोगों ने चलाई, आप भाइयों ने। हाँ, ये ठीक है। जब व्यापारिक स्थिति हमारी खराब हो गई थी तो काम कोई था नहीं, तो एक कैंटीन एलआईसी की थी जीवनी मंडी में। तो उस कैंटीन को हमने लिया था और लगभग उस कैंटीन को हमने 1 वर्ष तक चलाया। और उस कैंटीन में जो कैंटीन के काम होते हैं वो सारे काम हुए थे। चाय भी हमने बेची, तो कैंटीन चलाने का भी अवसर मिला, अनुभव मिला, बहुत सीखने को मिला उस कैंटीन से। आप शहर की संसद यानी स्थानीय सरकार के प्रधान रहे, आप इस समय देश की संसद के सदस्य हैं, और बीच में जब आप डायरेक्टर भी रहे जो करोड़ों हजारों करोड़ की कंपनी थी, तो इसमें आप पुरुषार्थ को अपना, आपका पुरुषार्थ का योगदान रहा या भाग्य का, क्या मानते हैं? देखिए, पुरुषार्थ और भाग्य को मैं ऐसे मानता हूं जैसे साइकिल के 2 पहिए हैं। साइकिल जब ही चलेगी जब आपके दोनों पहिए दुरुस्त होंगे, दोनों पहिए ठीक होंगे, हवा भी भरी होगी पहियों में, तो वो साइकिल अच्छे से चलेगी। बिना पुरुषार्थ के भाग्य साथ नहीं देता है। भाग्य तब साथ देगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे। अब आप चाहे मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, पुरुषार्थ में नहीं करूं, तो भाग्य जो है ना भाग जाएगा। भाग्य उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ता है जो पुरुषार्थ करते हैं। तो मैं योगदान मानूंगा, मेरा अपनी निजी राय है, 40% पुरुषार्थ और 60% भाग्य। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहे हो, आप वहीं के वहीं चल रहे हो। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनको बड़ी जल्दी सरल रास्ते मिल जाते हैं। आप ऐसे समझो भाग्य को, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पहाड़ पर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सीढ़ियां चढ़ते 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 आपको हाइट पे चल रहे हैं, तो सामने से हवा आ रही है, तो आप जो चढ़ रहे हैं उसको हवा रोक रही है आपको, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और आपका अगर भाग्य अच्छा है तो आप ऊपर चल रहे हैं, पीछे से हवा आ रही है, आपको रास्ता आपको सरल कर रही है। ये भाग्य का एक काम होता है, लेकिन पुरुषार्थ तो देखो करना पड़ेगा। तो ये माने कि आपके जीवन में भाग्य भी आपका बहुत सहायक रहा है आपके निरंतर उत्थान के लिए। ये एक ये भी आता है कि व्यापारिक प्रगति में कुछ शॉर्टकट भी लेने होते हैं, सत्ता का संरक्षण यदि मिल जाए तो तेजी से व्यापारिक प्रगति होती है। आपके अपने निजी जीवन के अनुभवों से कितना मानते हैं? देखिए, ये लोग जब बढ़ते हैं आगे, कोई बड़े बड़े लोग हैं, काफी हिंदुस्तान में लोग बड़े हैं
तो आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि जो सत्ता का सहारा लेके बढ़ सकती है और सत्ता के बिना सहारे से कोई आदमी व्यक्ति आगे नहीं ले जा सकता। ये गलत धारणा है, तो बिल्कुल मिथ्या है। जब आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, काम जब करेंगे रास्ता सरल होते हुए चले जाते हैं। काम अच्छा करेंगे, प्रतिष्ठा आपकी बनेगी, तो आपको सहयोग देने वाले रहेंगे लोग। तो कभी भी कोई ये सोचे कि सत्ता के कारण से कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, ये बिल्कुल मिथ्या है, अपने आप को धोखा देने के समान है। आप अपने कारोबार को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके गए, कभी कोई ऐसा अवसर आया जब आपको रिश्वत देनी पड़ी हो? और फिर आप राजनीतिक क्षेत्रों में भी कई पदों पे रहे हैं, या आपने कभी रिश्वत आपको देने का किसी ने प्रस्ताव किया हो? देखिए, मैं बड़ा इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ और मैं बड़ा गर्व से इस बात को कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक रिश्वत नहीं, मैंने अपने जीवन में आज तक रिश्वत दी और काम के आधार पर किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को जो तब रिश्वत देने से लोग जो है देश के साथ भी गद्दारी करते हैं। मैं इसका बहुत विरोधी हूँ कि लोग रिश्वत देने का काम करते हैं, चाहते समय के ईमानदारी से काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। अरे भ्रष्टाचार जब मुक्त होगा जब हम स्वयं अपने पे लागू करें, हम स्वयं रिश्वत देना बंद करें। देखिए कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं स्वयं रिश्वत देने बंद करें, तो संकल्प लेना चाहिए। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अब तो इतना जन जागरण हो गया है कि आप एक शिकायत करो और रिश्वत लेने वाला अधिकारी बचेगा नहीं, जेल में जाएगा। चलिए, आप पार्षद रहे, आप डिप्टी मेयर रहे, तो निसंदेह आदमी सोचता है कि भाई मैं मेयर भी बनूं। आपने, लेकिन जब आपको संसद सदस्य और राज्यसभा के लिए पार्टी ने आपको अवसर दिया, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप एक दिन संसद में बैठेंगे? मैं सच बता रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं संसद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनूंगा। हाँ, मेयर का जब पद, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया और आरक्षण में ये सीट मेरी चली गई, मैं तो दोबारा भी मेयर बनना चाहता था। कुछ प्रोजेक्ट थे उनको मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन जब आरक्षण में सीट चली गई तो मैं मेयर भी नहीं रहा। तो मैंने सोचा मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, और मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को अपनी इच्छा बताई, निवेदन ही किया था हमारे यहाँ, तो जो भी उचित स्थान था वहां निवेदन किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे मन में आया कि ये फुरियाबाद लोकसभा, तो फुरियाबाद लोकसभा के लिए मैंने पूरा प्रचार प्रसार और अपने जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनको अपनी इच्छा ही बताई कि मैं फुरियाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी तैयारी, मेरा जनसंपर्क, मैंने फुरियाबाद में जाना आना शुरू किया, मेरा प्रचार प्रसार शुरू हो गया और मुझे कुछ घंटे पहले पता लगा कि मेरा राज्यसभा का टिकट फाइनल हो गया। मैंने राज्यसभा मांगी नहीं थी, लोकसभा मांगी थी। बड़े नेता है, बड़े नेताओं के बड़े डिसीजन है, ग्रुप के डिसीजन होते हैं। ग्रुप के डिसीजन के बाद अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करते हैं उसका। तो वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय हुआ, तब मुझे पता लगा कि मुझे राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं पर दाव खेलती है, कार्यकर्ताओं की जो काम है उसको देखती है। हो सकता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेके जो मेरी जीवन यात्रा रही 45 वर्ष की, उसको आधार मानते हुए, और मेरा महापौर का जो कार्यकाल था और जिसकी खुशबू हमारे प्रदेश और दिल केंद्र तक पहुंची काम के आधार पर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी रही कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेताओं ने मेरा राज्यसभा के लिए नाम का चयन किया। मैंने राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं मांगी। राज्यसभा के आप सदस्य हैं, और यदि हम बात करें विगत दिनों की, तो राज्यसभा के उपसभापति धनखड़ साहब का इस्तीफा बड़ा चर्चित रहा है। क्या वजह रही जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? धनखड़ साहब का जो राजनीतिक जीवन है, बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है। जब मैं उनसे एक बार मिला था, मैं एमपी बनने के बाद, तो बातचीत में कहा कि आपकी जनप्रतिनिधि बनने की शुरुआत कब से हुई। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने कहा मेरा 89 में पहली बार पार्षद बना। तो धनखड़ साहब ने तपक से कहा, तुरंत ही कहा कि मैं 89 में एमपी हो गया।
तो एक लंबा समय उनका राजनीतिक क्षेत्र में रहा और बड़े विद्वान व्यक्ति, और उसमें हमारी राज्यसभा को बहुत अच्छे कानून के और नियमों के तहत चलाना का काम हमारे करते थे। लेकिन स्वास्थ्य तो उनका खराब था, पीछे उनको ऑपरेशन भी हुआ था, मैं खुद देखने गया था, और बड़ा ऑपरेशन था वो, ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन ठीक हुआ। तो स्वास्थ्य के कारण बताते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मोदी के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी में, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी में क्या आम जन में एक ये प्रश्न है, मोदी के बाद कौन? क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि 75 वर्ष की आयु के बाद मार्गदर्शक मंडल के रूप में आ जाना चाहिए। देखिए, कोई नहीं है दूर दूर तक कोई नहीं, और मोदी जी का नेतृत्व अभी इस देश में रहने वाला है। 2047 का मोदी जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बने, गरीबी समाप्त हो, भुखमरी समाप्त हो, पूर्ण विकसित भारत बने, आर्थिक रूप से भी नंबर 1 हो, विश्व का नंबर 1 देश बनने का 2047 का जो मोदी जी का लक्ष्य है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही ये पूरा होने वाला है। अभी मोदी जी 100 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2047 में मोदी जी 97 की एज के होंगे। तो क्या, चलिए आप मान लिया संगठन में, भाजपा में मोदी जी के विकल्प कोई नहीं है, तो विपक्ष में आपको किसे मानते हैं जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है? आप देखो, मोदी जी के विकल्प के रूप में बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अरे मोदी जी की तरह मेहनत करना आप सीख जाओ। मोदी जी 20 घंटे काम कर रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता एक बता दो ना कि अगर आप मोदी जी की टक्कर पे आना चाह रहे हो, आओ, हम स्वागत करेंगे, 20 घंटे मेहनत करो। मोदी जी जैसे जनसेवा के काम कर रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जा रहे हैं। अरे वाल्मीकियों के लोग दूर रहते हैं, मोदी जी ने तो उनके पैर धोए हैं, अपने हाथों से पैर धोए हैं। आप करके दिखाओ ना, भैया मोदी जी की टक्कर पे आइए। आप प्रधानमंत्री के रूप में किस प्रकार से जनता के अभिवादन, मोदी जी कार गाड़ी में बैठ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप एक प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने विदेश में जाते हैं तो उनका डंका बजता है, भारतवासियों से मिलते हैं। जो दर्द है ना कि मैं अगर किसी विदेश में जा रहा हूं, मेरे भारत के नागरिक जहां काम कर रहे हैं, मैं भाई उनसे मिलूंगा। मोदी जी मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनसे साथ बातचीत करते हैं। भाई आप उन जैसा आप विपक्ष के नेता के रूप में आप जाइए विदेशों में, मिलिए भारत के नागरिकों से, किसने रोका है आपको? आप मोदी जी जैसा बनना तो चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी जैसे जो काम है वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप मोदी जी जैसे नहीं बनेंगे। ये अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कह लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, इसमें काफी समय लग रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है, और ये कहा जाता है कि आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अभी कोई एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो क्या माने, कौन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों चर्चा होती है, ये कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, सत्ता में तो आप ही है ना, सत्ता में वो भी रहे। उनके यहाँ कौन ही चुनाव होते हैं? उनके यहाँ तो चुनाव की कोई परंपरा ही नहीं है, उनके यहाँ तो नामित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके करोड़ों 18 करोड़ से 20 करोड़ से अधिक उसके सदस्य हैं। और ये बात अखिलेश यादव जी ने पूछी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी से पूछी, क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं? ऐसा करके उन्होंने एक प्रश्न किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको जवाब दिया कि आप तो 5 लोगों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते हो, हमें 20 करोड़ लोगों में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में हमें चयन करना है तो देखो समय तो लगेगा, तो इंतजार करें। बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच में वह बनेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी बहुत जल्दी दोनों ही जगह पे चयन होगा और कार्यकर्ताओं के बीच में चयन होगा। अभी एक स्वयंसेवक रहे हैं और एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की चलती है, बिना आरएसएस के दखल के कोई संवैधानिक पद हो या कोई भी पद हो, उस पर आरएसएस की मोहर लगना जरूरी है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, इसमें मैं ये कहूंगा
राष्ट्रीय सेवक संघ देशभक्तों का और हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है। मैं तो शाखाओं में जाता हूँ, अभी भी शाखाएं लगती है, और कोई पता कर जाए, शाखाओं में जाके देखे, कभी शाखाओं में राजनीतिक बातें नहीं होती, शाखाओं में कभी राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगी, धार्मिक चर्चाएं होंगी, सामाजिक चर्चाएं होंगी, पारिवारिक चर्चाएं होंगी, परिवारों का उत्थान कैसे करना है, परिवारों में जो कुरीतियां आ रही हैं उन्हें कैसे दूर करना है, देश का कल्याण कैसे करना है, देशभक्ति का ज्वार कैसा पैदा करना है स्वयंसेवकों के अंदर में। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल काम है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोसों दूर मतलब नहीं है। राजनीति में अब लोग चर्चा करते हैं कि संघ का भाजपा से संबंध है तो है। अब वो इसलिए है कि जो संघ की मूल विचारधारा है, उन मूल विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। मेरा कहना है कि कांग्रेस करके देखे, अगर उन्हें संघ का आशीर्वाद चाहिए, संघ का समर्थन चाहिए, संघ तो खुल के कहता है कि कांग्रेस भी वो काम करे जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, समाजवादी काम करे जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। हमारे लिए कोई राजनीतिक दल हमारा नहीं है, हमारा वो है जो हमारे मूल सिद्धांतों का समर्थन करता हो और देश को परम वैभव के रास्ते पे ले जाने का काम कर रहा हो, उस दल को हम समर्थन करते हैं। फिर आपके राजनीतिक जीवन की बात करें, आपका सरल व्यवहार, मृदुभाषी, साधारण जीवन शैली, ये सब आपके गुण माने जाते हैं। लेकिन स्थानीय राजनीति में आपके कहाँ टकराव भी बहुत चर्चित रहे हैं, तो वो किन से हुए और क्यों हुए? देखिए, राजनीति में मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आपके विरोधी तब पैदा होते हैं जब आप बहुत काम करोगे तो ज्यादा लोकप्रिय हो जाओगे, और लोकप्रियता भी ईर्ष्या का कारण होती है। तो हो सकता है मेयर के कार्यकाल में मेरी जो काम थे, उस काम के आधार पर मैं जो काम करता था तो लोगों को प्रशंसा भी मेरी होती थी, जनता के बीच में भी मेरी कामों की तारीफ होती थी। तो उसका हो सकता है उस कारण से कुछ राजनीतिक दल के लोग ईर्ष्या रखते हो, और वो होना स्वाभाविक है। ईर्ष्या होना भी किसी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है। राजनीति में अगर विरोधी नहीं होंगे तो वो व्यक्ति बढ़ नहीं सकता आगे, मेरा दावा है। इसलिए ईर्ष्या बनने की शक्ति, ऐसे काम करो लोग आपसे ईर्ष्या करें। आपके अपने संगठन में आपके टकराव हुए क्या कभी? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ा संगठन बन गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बंद, पहले एक जमाना था फब्बारे पे हमारा कार्यालय हुआ करता था, और जिन लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा था, बहुत छोटा सा एक कमरा था। हमारी भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई की बैठक होती थी। मुझे सौभाग्य था, मैं जनता युवा मोर्चे का शहर का उस समय का महामंत्री था। तो फब्बारे वाले कार्यालय पे हम लोगों के बीच लोगों की मीटिंग हो जाती थी, बड़ा प्रेम था। लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं हम लोगों के पास। जब शक्ति बढ़ती है और सत्ता बढ़ती है और पार्टी का काम बढ़ता है तो हर व्यक्ति आना चाहता है, तो फिर वो एक कारण बन जाता है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए, पार्टी की सेवा करते रहना चाहिए। ये थी संसद सदस्य राज्यसभा नवीन जैन साहब की दिल की आवाज। हमने जानने का प्रयास किया उनके राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक जीवन के बारे में। उन्होंने अपने पूरे दिल से अपनी बात कही। आप हमारे स्टूडियो में, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।